हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का तीसरा लेक्चर कराने वाला हूं, जिसका टाइटल है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन पोल्ट्री बर्ड्स पोटेंशियल। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन पोल्ट्री बर्ड्स पोटेंशियल दोस्तों, ये इसका टाइटल है। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों को नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो टाइटल हमारा था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन पोल्ट्री बर्ड्स पोटेंशियल, जिसे हिंदी में कहेंगे कुक्कुट पालन का ऐतिहासिक विकास। ठीक है, तो भारत में वैज्ञानिक ढंग से जो कुक्कुट पालन का प्रेरणा देने वाला है वह कौन सा है? ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे वह भारत में वैज्ञानिक ढंग से कुक्कुट पालन का प्रेरणा दिए थे। ठीक है, इन लोगों ने अन्य देशों से सुधरी हुई मुर्गियों की नस्लों को यहाँ भारत में मंगाकर उनको पालना प्रारंभ किया था। देसी नस्लों की तुलना में बड़े अंडे और अधिक उत्पादन होता देखकर सरकार का भी ध्यान इस पोल्ट्री प्रोडक्शन की तरफ होने लगा। ठीक है, सरकार ने महसूस किया कि इस उद्योग को व्यवस्थित रूप देने से किसानों को सहायक धंधा मिल सकता है, जिसके लिए उसने जगह जगह आदर्श कुक्कुट फार्म खोले, प्रशिक्षण की व्यवस्था की, नस्लों के पक्षी प्रदान करने की व्यवस्था की। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि कुक्कुट पालन का जो विकास है वह कैसे हुआ। तो कुक्कुट पालन के विकास की जो प्रेरणा देने वाला था वह किसने दिया था? तो ईसाई धर्म के प्रचारक ने दिया था। यह लोग जो थो यह जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे, यह क्या करते थे? यह अन्य देशों से जो सुधरी हुई मुर्गियों की नस्लें हैं उन्हें यहाँ मंगाकर उनको पालना प्रारंभ किए। जो दोस्तों देसी नस्ल थी उनकी तुलना में यह जो विदेशी नस्ल की मुर्गियों को लाकर ईसाई धर्म के प्रचारक लोग यहाँ पालते थे, उनकी अपेक्षा इन जो देसी मुर्गिया के अपेक्षा जो विदेशी मुर्गिया थी उनके अंडे बड़े थे, अधिक उत्पादन होता था, जिसे देखकर सरकार का भी ध्यान इनकी तरफ आकृष्ट हुआ। दोस्तों, उसके बाद सरकार ने महसूस किया कि इस उद्योग को व्यवस्थित रूप देने से जो किसान है उनको एक सहायक धंधा मिल जाएगा, जिसके लिए जगह जगह पर सरकार ने आदर्श कुक्कुट फार्म खोले और प्रशिक्षण की व्यवस्था की और नस्लों के पक्षी प्रदान करने की भी व्यवस्था की। उसके बाद फिर बाद में इज्जत नगर बरेली में शाही कमीशन की सिफारिश पर पशु चिकित्सक अनुसंधान शाला खोली गई। कौन सा अनुसंधान शाला खोली गई? पशु चिकित्सक अनुसंधान शाला। ठीक है, तो जब सरकार का ध्यान मुर्गी पालन की तरफ आकृष्ट हुआ तो उन्होंने महसूस किया कि यदि इसको उद्योग का रूप दे दिया जाएगा तो जो हमारे भारत देश में किसान है उनको एक सहायक धंधा मिल जाएगा, जिसके लिए सरकार ने क्या किया? जगह जगह पर आदर्श कुक्कुट फार्म खोले, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की और अच्छी नस्ल की मुर्गियों को भी प्रदान किया। बाद में इज्जत नगर बरेली में उत्तर प्रदेश में शाही कमीशन की सिफारिश पर पशु चिकित्सा अनुसंधान शाला खोला। इस संस्थान ने मुर्गियों की समस्याओं पर मूलभूत शोध किए और साथ ही प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की, जो इस उद्योग के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा। तो जब इज्जत नगर बरेली में पशु चिकित्सक अनुसंधान शाला खोली गई तो इस संस्थान में मुर्गियों की जो समस्या थी उन पर मूलभूत बहुत सारे शोध किए गए और साथ ही प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई, जो इस उद्योग के लिए या इस उद्योग के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अनेक राज्यों में कुक्कुट विकास और शोध योजनाएं चलाई। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने क्या की? उसने अनेक राज्यों में कुक्कुट विकास और शोध परियोजना चलाई। इस अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप रोगों और कीट व्याधियों तथा पराश्रयों के रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रणाली खोज निकाली गई। तो दोस्तों, जब तक ये नहीं था हमारा जो पशुशाला अनुसंधान केंद्र है, उस समय क्या होता था? अनेक सारे कीट और व्याधि थे जो हमारे मुर्गियों को क्या करते थे? काफी नुकसान पहुंचाते थे। जिसके बाद क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में इज्जत नगर में शाही कमीशन की सिफारिश पर पशु चिकित्सा अनुसंधान शाला खोल दिया गया, तो उस समय मुर्गियों की समस्याओं पर मूलभूत शोध किया गया और साथ ही सबको प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई, जो इस उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी इसके अनेक राज्यों में कुक्कुट विकास और शोध परियोजनाएं चलाई। इन अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप जो रोग और कीट व्याधि थे उनके रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रणाली की खोज भी की गई।
रानीखेत और चेचक जैसे रोगों के टीका का विकास किया गया। तो पहले क्या होता था, मुर्गियों को रानीखेत और चेचक जैसे रोग हो जाते थे, जिसके टीके का विकास किया गया। इसके पहले रोगों से होने वाली मृत्यु के कारण इस उद्योग को जोखिम समझा जाता था, परंतु वर्तमान में अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप यह भय नहीं है। सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना में कुक्कुट पालन को लोकप्रिय बनाने के लिए स्थान दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंडों मुर्गियों की मांग बढ़ गई। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या बोला जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में शाही कमीशन की सिफारिश पर पशु चिकित्सा अनुसंधानशाला बन गया, तो उस समय रानीखेत और चेचक जैसे रोगों के टीका का विकास किया गया। इस टीके का विकास जब नहीं किया गया था, उससे पहले मुर्गी पालन को लोग काफी जोखिम का उद्योग समझते थे, धंधा समझते थे, लेकिन इनको टीका आने के बाद यह जोखिम का खतरा खत्म हो गया। ठीक है, परंतु अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप यह भय रह गया है, जो सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना में कुक्कुट पालन को लोकप्रिय बनाने के लिए स्थान दिया गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। यह दोस्तों वर्तमान में देश में एक अनेक सरकारी संस्थाएं जो मुर्गी पालन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विकसित करने में सहायक होती हैं, जिनको हम लोग आगे चल के देखेंगे। चलिए देखते हैं। वर्तमान में देश में ऐसी अनेक सरकारी संस्थाएं हैं जो मुर्गी पालन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विकसित करने में सहायक है। जो संस्थाएं निम्नलिखित है। पहला है ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन। यह दोस्तों जो है मुर्गी पालन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में विकसित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री। तीसरा है कंपाउंड लिवस्टॉक फीड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। अगला है एग्स एंड पोल्ट्री मार्केटिंग फेडरेशन। अगला है सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी काउंसिल। अगला है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर पोल्ट्री शिप एंड पिग प्रोडक्शन। इसके बाद अगला है रीजनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, और अगला है नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एग, और उसके बाद आखिरी है स्टैंडिंग कमेटी ऑन पोल्ट्री डेवलपमेंट। तो यह सब जो संस्थाएं हैं, यह किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मुर्गी पालन के विकास को करने में सहायक हैं। कौन कौन सा है? पहला था ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन, दूसरा ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री, तीसरा कंपाउंड लिवस्टॉक फीड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, चौथा एग एंड पोल्ट्री मार्केटिंग फेडरेशन, पांचवा सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी काउंसिल, छठवां नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर पोल्ट्री शिप एंड पिग प्रोडक्शन, सातवां है रीजनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, और आठवां है नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एग, और नौवां है स्टैंडिंग कमेटी ऑन पोल्ट्री डेवलपमेंट। तो यह सब जो 9 संस्थाएं हैं, या किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मुर्गी के विकास में सहायक करने में अपनी भूमिका निभाती हैं। आगे देखते हैं। भारत में लगभग 50% व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे हैं तथा प्रत्येक युवक के लिए जीविकोपार्जन एक विकट समस्या है। जीविकोपार्जन मतलब दोस्तों अपनी जीवन को चलाने के लिए धन की जो आवश्यकता है, तो यह एक विकट समस्या है। अतः मुर्गी पालन प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने तथा युवक को सहज व्यवस्था दिए जाने पर प्रदेश तथा देश के कर्णधारों का ध्यान आकर्षित हुआ है, और 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में मुर्गी पालन कार्यक्रम को बृहद रूप से लिए जाने पर बल दिया गया। तो क्या बताया जा रहा है कि भारत में लगभग 50% व्यक्ति जो है वह गरीबी रेखा से नीचे हैं। प्रत्येक युवक के लिए जीविकोपार्जन एक विकट समस्या है, और मुर्गी पालन प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने तथा युवक को सहज व्यवस्था दिए जाने पर प्रदेश तथा देश के कर्णधारों का ध्यान आकर्षित हुआ है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना जब आई थी, उस योजना में मुर्गी पालन कार्यक्रम को बृहद रूप से लिए जाने पर बल दिया गया। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसको अत्यधिक साधारण अक्षर वाला ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी 10 से 15 दिन के व्यवहारिक प्रशिक्षण से करने में सक्षम हो जाता है। तो क्या बनाया, यह जो मुर्गी पालन है, यह एक ऐसा व्यापार है, यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसको अत्यधिक जो पढ़ा लिखा नहीं, जो थोड़ा मोड़ा जानता है पढ़ना लिखना, या जिसे अत्यधिक साधारण अक्षर का ज्ञान रखने वाला होता है, वह व्यक्ति भी 10 से 15 दिन के व्यवहारिक प्रशिक्षण मतलब दोस्तों देख कर सीख सकता है, देखकर सीखने में सक्षम हो जाता है। इस व्यवसाय में अधिक पूंजी और जटिल उपक्रमों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में कुक्कुट पालन के लिए 1025 करोड़ का व्यय करके प्रावधान किया गया था, जिसको अभी हम लोग पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 8वीं पंचवर्षीय योजना तक क्या क्या हुआ था कुक्कुट पालन में, कुक्कुट के विकास के लिए, वो सब हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं।
प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह सन 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ने समस्त राज्यों में कुक्कुट व्यवसाय का विकास करने के लिए एक योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत देहाती क्षेत्रों में आने वाली इस उद्योग संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने का निर्देश दिया। इस योजना के तहत देश में 33 विस्तार केंद्र खोले गए और मुर्गी पालन विकास पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के समस्त राज्यों में कुक्कुट व्यवसाय का विकास करने के लिए ये कोई योजना बनाई थी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो देहाती क्षेत्र है उनमें आने वाली इस उद्योग के संबंधित जो समस्या है उनका अध्ययन करने के लिए निर्देश दिया और इस योजना के तहत 33 विस्तार केंद्र खोले और मुर्गी पालन के विकास पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए। तो इतना सब पहली पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। इसमें क्या किया गया था? तो इस योजना में 2 करोड़ 69 लाख रुपए की धनराशि कुक्कुट आदि विकास के लिए निश्चित की गई थी। इस योजना में 300 विकास केंद्र खोले जाने का लक्ष्य था। उन्नत किस्म की मुर्गियों को पालकों को देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया था। टेक्निकल मिशन सहयोग कार्यक्रम में अमेरिका ने 30,000 चूजे प्रदान किए। ये सफेद लेगहॉर्न और रोड आइलैंड रेड नाम की 2 जातियां राजकीय फार्मों पर पाली गईं और यहाँ के वातावरण के अनुकूल बनाकर और प्रजनन कर वितरित किया गया। इस योजना में दिल्ली, बेंगलुरु, शिमला और भुवनेश्वर में खोले गए तथा 296 प्रसार केंद्र खोले गए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2 करोड़ 69 लाख रुपए की धनराशि कुक्कुट विकास के लिए निश्चित की गई थी। इस योजना में 300 विकास केंद्र खोले जाने का लक्ष्य था, जिसमें उन्नत किस्म की मुर्गियों को, जो मुर्गी को पालने वाला है, उनको देने के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया था। टेक्निकल मिशन सहयोग कार्यक्रम में अमेरिका ने 30,000 चूजे प्रदान किए थे, जिसमें से एक लेगहॉर्न और दूसरा रोड आइलैंड रेड नाम की 2 जाति थी, जिसे राज्य की फार्मों पर पाली गई और यहाँ के वातावरण के अनुकूल बनाकर और प्रजनन करके वितरित किया गया। इस योजना में दिल्ली, बेंगलुरु, शिमला और भुवनेश्वर में खोले गए और 296 प्रसार केंद्र खोले गए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 300 केंद्र खोलने की बात थी, तो 296 प्रसार केंद्र खोले गए और 4 मुख्य केंद्र खोले गए, जहाँ पर इनका क्या किया गया? प्रजनन किया गया। इनको यहाँ की क्लाइमेट में क्या किया गया? ढाला गया। ठीक है, अगली तीसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। इस योजना में क्या हुआ था? इस योजना में कुक्कुट विकास पर 4.8 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य उन्नत और सुधरी नस्ल के पक्षी प्रदान करना, मिश्रित आहार, ऋण की सुविधा, बीमारी की रोकथाम के उपाय मुर्गी पालकों को प्रदान कराना था। इस योजना के तहत 279 कुक्कुट प्रसार केंद्र और 77 सघन कुक्कुट विकास परियोजनाएं चलाई गई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी। इसमें क्या किया था? इसमें 2 करोड़ तीसरी पंचवर्षीय योजना हम लोग देख रहे हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 तक चला था। इस योजना में कुक्कुट विकास पर 4.8 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य था उन्नत और सुधरी नस्ल के पक्षी को प्रदान करना, मिश्रित आहार प्रदान करना, ऋण की सुविधा प्रदान करना और बीमारी की रोकथाम के उपाय मुर्गी पालकों को प्रदान कराना था। इस योजना के तहत 279 कुक्कुट प्रसार केंद्र और 77 सघन कुक्कुट विकास परियोजना चलाई गई थी। अब देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो 1969 से 1974 तक चली थी। तो इस योजना में कुक्कुट विकास की 125 परियोजना चलाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में कुक्कुट विकास की 125 परियोजना चलाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अतिरिक्त 23 कुक्कुट विकास परियोजना चलाई गई थी। सरकारी फार्मों पर संकर नस्ल की किस्में प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में यही सब किया गया था कि 125 परियोजना चलाई गई थी या 125 परियोजना चलाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अतिरिक्त 23 कुक्कुट विकास परियोजना भी चलाई गई थी। सरकारी फार्मों पर संकर नस्ल की किस्में प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना। हम देखते हैं पंचमी पंचवर्षीय योजना। तो पश्चिमी पंचवर्षीय योजना सन 1974 से 1979 तक चली थी।
पंचम पंचवर्षीय योजना में कुक्कुट विकास को अधिक महत्व दिया गया था। विभिन्न संकर जातियां निकाली गईं। पूर्व योजनाओं में प्राप्त अंडों से अधिक लक्ष्य रखा गया एवं कुछ खास नस्लों के प्रसारण और पालन का लक्ष्य रखा गया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था कि कुक्कुट विकास को अधिक महत्व दिया गया था, जिसमें विभिन्न संकर जातियां निकाली गई थी और पूर्व योजना में प्राप्त जो अंडे का लक्ष्य था उससे अधिक का लक्ष्य रखा गया था और कुछ खास नस्लों के प्रसारण और पालन का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद छठवीं पंचवर्षीय योजना हम लोग देखेंगे। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना सन 1980 से 1985 तक चली थी। इस योजना में कुक्कुट पालन के लिए 29.11 करोड़ मतलब 29 करोड़ 11 लाख रुपए केंद्रीय सरकार द्वारा तथा 5 करोड़ 86 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा व्यय करने का प्रावधान किया गया था। इस योजना में हैचरीज एवं कुक्कुट के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय हैचरी पंजीकरण योजना NHRP नेशनल हैचरीज रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम आरंभ किया गया था। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी, जिसमें क्या किया गया था, इसमें कुक्कुट पालन के लिए 29 करोड़ 11 लाख रुपए केंद्रीय सरकार द्वारा 5 करोड़ 86 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा व्यय करने का प्रावधान किया गया था। इस योजना में हैचरीज एवं कुक्कुट के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय हैचरी पंजीकरण योजना आरंभ की गई थी, जिसे दोस्तों NHRP कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल हैचरीज रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। तो इसकी आरंभ की गई थी छठवीं पंचवर्षीय योजना में। आगे देखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो यह 1986 से 1990 तक चली थी। इस योजना में कुक्कुट पालन के लिए 102 करोड़ रुपए व्यय करने की योजना बनाई गई थी। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुक्कुट पालन के लिए 102 करोड़ रुपए व्यय करने की योजना बनाई गई थी, जिसमें 35 करोड़ 25 लाख रुपए केंद्रीय सरकार द्वारा 68 करोड़ 25 लाख रुपए राज्य सरकार ने वहन किए थे। तो यह सातवीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी इतना। और आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है वह 1991 से 1996 तक चली थी। इस योजना के तहत कुक्कुट पालन के लिए 1025 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना आते आते कुक्कुट पालन का विकास पूरी तरह से हो चुका था, लेकिन अभी भी विकास जारी है। काफी हद तक कुक्कुट पालन का विकास हो चुका है। तो आप लोगों ने देखा कि पहली पंचवर्षीय योजना में कैसे विकास हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ। तो ऐसे आप लोगों ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में देख लिया, जिसमें आप लोगों ने देखा कि पहली पंचवर्षीय योजना में 2.5 करोड़ रुपए खर्च किया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2 करोड़ 69 लाख रुपए, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 4 करोड़ 8 लाख रुपए और चौथी पंचवर्षीय योजना में 125 परियोजना चलाने का लक्ष्य रखा गया था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी क्या किया गया था, कुक्कुट विकास को अधिक महत्व दिया गया था। और छठवीं पंचवर्षीय योजना में 29 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 102 करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा, 35 करोड़ 25 लाख रुपए केंद्र सरकार द्वारा और 68 करोड़ 25 लाख रुपए राज्य सरकार ने वहन किए थे। और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1025 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान था। तो यह था आप लोगों का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन पोल्ट्री बर्ड्स पोटेंशियल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने समझाया होगा। वीडियो अच्छा भी लगा होगा आप लोगों को। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।